12 अगस्त 2023 रात 2:17 कराची का क्लिफ्टन इलाका। अरब सागर से आती ठंडी हवा के बीच एक सफेद बंगले की ऊंची दीवारें अंधेरे में डूबी हुई थीं। ये कोई साधारण इमारत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा ठिकाना था जिसके बारे में आधिकारिक तौर पर कोई भी देश कुछ नहीं जानता था, लेकिन अनौपचारिक दुनिया में ये नाम एक साई की तरह फैल चुका था। इस शहर की हर गली, हर बंद खिड़की के पीछे एक ही फुसफुसाहट घूम रही थी। दाऊद इब्राहिम अब भी यही हैं। वर्षों से भारत की खुफिया एजेंसियां, जिनमें अजीत डोभाल जैसे अनुभवी दिमाग शामिल थे, इस एक सवाल के पीछे अपनी सारी ताकत लगा चुकी थीं कि आखिर वो इंसान जिसने 1993 के मुंबई धमाकों के बाद पूरी दुनिया को चुनौती दी थी, अब सांस कहां ले रहा है। समय के साथ दाऊद इब्राहिम एक इंसान से ज्यादा एक पहेली बन चुका था। उसकी मौजूदगी कभी कराची के किसी आलीशान इलाके में बताई जाती, तो कभी दुबई के पुराने संपर्कों के बीच। लेकिन हर बार जब कोई सुराग सामने आता, वो कुछ ही घंटों में गायब हो जाता, जैसे किसी ने जानबूझकर एक भ्रम रचा हो। भारतीय खुफिया एजेंसियों के कई गुप्त ऑपरेशन इस एक मकसद के लिए शुरू हुए कि इस रहस्य का अंत किया जा सके। लेकिन हर मिशन के अंत में सिर्फ अधूरी जानकारी और भी गहरे सवाल ही बचते। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर हमेशा यह आरोप लगता रहा कि वो इस नाम को सिर्फ छुपा नहीं रही, बल्कि उसकी मौजूदगी को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। रात के उसी सन्नाटे में कराची के उस इलाके के पास एक अनजान गाड़ी धीरे धीरे गुजरती है। उसके अंदर बैठा भारतीय एजेंट हर हरकत को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, ये पुष्टि करना कि क्या ये वही जगह है जहां दुनिया का सबसे वांछित अपराधी छिपा हुआ है। लेकिन इस खेल की सबसे खतरनाक बात ये थी कि यहां हर कोई किसी ना किसी के लिए काम कर रहा था। सड़क पर चलता एक साधारण आदमी भी शायद किसी खुफिया नेटवर्क का हिस्सा हो सकता था। हर कदम, हर नजर, हर सांस पर नजर रखी जा रही थी। दाऊद इब्राहिम की कहानी सिर्फ अपराध की कहानी नहीं रही थी, बल्कि ये अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, खुफिया रणनीतियों और सत्ता के गुप्त खेलों का हिस्सा बन चुकी थी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा उठाया कि पाकिस्तान इस नाम को पनाह दे रहा है, लेकिन हर बार आधिकारिक जवाब में इनकार ही सामने आया। इसी बीच कुछ रिपोर्ट्स ये भी सामने आईं कि दाऊद की सेहत अब पहले जैसी नहीं रही और वो बेहद सीमित दायरे में कड़ी सुरक्षा के बीच जी रहा है। लेकिन क्या ये सच था, या फिर एक और भ्रम जो दुनिया को गुमराह करने के लिए रचा गया था? समय बीतता गया, लेकिन इस कहानी में कोई स्पष्ट अंत नहीं आया। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया कि कराची के उसी इलाके में गतिविधियां अचानक बढ़ गई थीं और कुछ खास रातों में वहां असामान्य हलचल देखी गई थी। वहीं दूसरी ओर कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने यह भी संकेत दिया कि दाऊद को एक जगह से दूसरी जगह लगातार शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि कोई भी देश उसकी सटीक लोकेशन तक ना पहुंच सके। ये एक ऐसा खेल बन चुका था जिसमें हर चाल के पीछे कई परतें थीं और हर परत के पीछे एक नया रहस्य छिपा हुआ था। उस रात 2:17 पर शुरू हुई निगरानी धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां हर जानकारी विरोधाभासी लगने लगी। एजेंट के पास मौजूद उपकरणों ने कुछ हलचल दर्ज की, लेकिन कोई स्पष्ट चेहरा या पहचान सामने नहीं आई। जैसे ही सूरज उगने लगा, वो गाड़ी वहां से बिना किसी निष्कर्ष के वापस लौट गई। लेकिन उसके साथ एक सवाल और भी गहरा हो चुका था। क्या दाऊद इब्राहिम वास्तव में वहां था, या फिर ये सिर्फ एक और परछाई थी जिसे दिखाकर असली सच्चाई को कहीं और छुपा दिया गया था? आज भी ये सवाल अनसुलझा है। दुनिया के कई देशों की खुफिया एजेंसियां, अनगिनत रिपोर्ट्स और वर्षों की तलाश के बावजूद दाऊद इब्राहिम की आखिरी लोकेशन सिर्फ एक रहस्य बनी हुई है। शायद वो कराची की किसी बंद दीवार के पीछे है, शायद किसी और देश में एक नई पहचान के साथ जी रहा है, या शायद ये पूरी कहानी ही एक ऐसा जाल है जिसमें सच्चाई और भ्रम के बीच की रेखा हमेशा के लिए धुंधली हो चुकी है। और इसी धुंध में एक नाम अब भी जिंदा है, एक साया बनकर जिसे दुनिया देख तो सकती है, लेकिन पकड़ नहीं सकती।